उप मुख्यमंत्री ने पंचायती राज संस्थाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली महिलाओं को वुमेन अचीवर अवार्ड से किया सम्मानित। शिक्षा मंत्री ने स्कूलों में कोरोना का केस मिलने पर बंद करने के दिए निर्देश। 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाएं होंगी ऑफलाइन। प्रदेश भर में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी। दूसरे चरण के तहत नारनौल में आम जन को लगाई गई वैक्सीन। और नरवाना के एसडी महिला कॉलेज में 3 दिवसीय युवा महोत्सव का हुआ शुभारंभ। छात्रों ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम किए प्रस्तुत। नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार। अब समाचार विस्तार से। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने आज पंचकुला में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में पंचायती राज संस्थाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली 28 महिलाओं को वुमेन अचीवर अवार्ड से सम्मानित किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले पंचायती राज निकाय चुनावों में भी महिलाएं अपने पंचायतों में बढ़ चढ़कर विकास करवाएं, इसीलिए इन्हें प्रोत्साहन स्वरूप पुरस्कृत किया गया है। जींद में और आज पंचकुला के अंदर इन पंचायती राज मेंबरों को सम्मानित किया है, जिनने अब अलग अलग क्षेत्र में पीआरआई स्कीम की यूटिलाइजेशन हो, डेवलपमेंट वर्क्स को एफिशिएंटली कराना हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम जिन जिन ने किया, आज उनको सम्मानित किया गया है 28 महिला मेंबर सरपंचेस को। और मैं तो उम्मीद करता हूँ कि ये प्रोत्साहन जो है ये आगामी जो पंचायती राज निकाय के चुनाव होंगे उसके अंदर जो 50% हिस्सेदारी महिलाओं को दी जाएगी, ये इफेक्टिवली एक एनर्जी बूस्टर होगा। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा किसानों को उनकी फसलों का भुगतान सीधा उनके खाते में देने वाला मॉडल राज्य बन गया है। 70% से ऊपर किसानों ने ये खुद लिखित में दिया है कि पैसा हमारे खाते में डाला जाए, और मुझे लगता है एक अच्छी प्रथा है, एक अच्छी शुरुआत है कि हरियाणा वो मॉडल स्टेट बना है जो अपने फार्मर्स के एक एक दाने के, एक एक पेनी को, एक एक रुपए को उसके खाते में देता है। और उसके ऊपर जाके हमने तो ये निर्णय भी ले लिया सरकार ने कि अगर किसी का जे फॉर्म अप्रूव होने के बाद डिले होता है तो उसको 9% ब्याज भी हम किसान को देंगे। होली पर कोविड नियमों की अपनाने की अपील करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा होली पर आयोजित कार्यक्रमों में अधिक संख्या में एकत्रित होने और बड़े आयोजनों पर रोक लगा दी है। जिस तरीके से एक सर्ज आया है और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नंबर दिख रहा है हमें, खासतौर पर हमारी नेबरिंग स्टेट्स में, मुझे लगता है कि हरियाणा पहले भी बड़ा केयरफुल रहा है और आगे भी केयरफुल रहेगा। हरियाणा निवास में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में कल मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष भोपाल सिंह को निष्ठा, पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके उपरांत अध्यक्ष भोपाल सिंह ने आयोग के अन्य सदस्यों विजय कुमार, सत्यवान शेरा, विकास दहिया और सचिन जैन को निष्ठा, पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि नए चेयरमैन और सदस्यों से अब यही अपेक्षा है कि सरकार की ओर से भेजी गई पदों की मांग पर आयोग उपयुक्त शेड्यूल बनाकर भर्ती प्रक्रिया को अंजाम दे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रुप सी और डी के पदों की भर्ती के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल भी बनाया गया है, जिस पर पंजीकरण करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2021 है। इस पोर्टल के लॉन्च होने से युवाओं को केवल एक बार ही पोर्टल पर आवेदन करना होगा और एक बार ही शुल्क जमा करवाना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का मुख्य लक्ष्य पारदर्शी और योग्यता के आधार पर योग्य युवाओं का चयन करना है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा है कि अगर किसी स्कूल में कोरोना का कोई केस आता है तो अधिकारियों को वो स्कूल बंद कराने के निर्देश दिए गए हैं। वार्षिक परीक्षाओं के संबंध में शिक्षा मंत्री ने कहा कि पहली व दूसरी कक्षा की वार्षिक परीक्षा में बच्चे अपने अभिभावकों के साथ स्कूल आएंगे और मौखिक परीक्षा देंगे। तीसरी से 9वीं कक्षा तक की वार्षिक परीक्षा शिक्षा विभाग की ऐप पर ऑनलाइन माध्यम से करवाई जाएंगी। शिक्षा मंत्री ने बताया कि 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा ऑफलाइन होगी। कॉलेज और विश्वविद्यालयों को अपनी सुविधा अनुसार परीक्षा कराने का अधिकार दिया गया है। वो अभिभावक की मर्जी से या अभिभावक के साथ बच्चा आएगा, वो केवल मौखिक होगी। और तीसरी से लेके 9वीं तक क्लास की जो है
तो वो हम ऐप हमने एक डेवलप किया। पिछली बार भी वही ऐप था, उस पर 80% बच्चों ने उसके साथ जुड़े थे और उन्होंने उस पर ही पेपर दिया था। अब की बार हमारी उम्मीद है कि वो उसकी संख्या बढ़ेगी, 90% तक पहुंच सकती है। 10वीं 11वीं की जो है वो ऑफलाइन है, वो ऑफलाइन परीक्षा लेंगे और जो कॉलेज है उसकी हमने जो परमिशन है वो यूनिवर्सिटी को दी है कि यूनिवर्सिटी उसके ऊपर निर्णय लेगी। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि हरियाणा पूरे देश का पहला राज्य है जहां किसानों को उनकी फसल का भुगतान तय समय पर नहीं मिलने पर 9% ब्याज सहित भुगतान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भुगतान राशि सीधा किसानों के बैंक खातों में जाने से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा और किसानों को बिचौलियों से भी राहत मिलेगी। जो कॉन्ट्रैक्ट करता है अगर वो उसकी लेट करेगा किसान की तो उसको 3 दिन के ब्याज देना पड़ेगा। तो इसमें भी सरकार ने ही निर्णय लिया कि अगर किसान की पेमेंट लेट होगी तो सरकार उस पर ब्याज देगी। तो माननीय मुख्यमंत्री ने उसकी घोषणा की और अब किसी का भी जो पेमेंट है वो। प्रदेश भर में कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान तेज गति से जारी है। टीकाकरण के दूसरे चरण के तहत 60 वर्ष से अधिक उम्र और 45 साल से अधिक आयु के उन लोगों को वैक्सीन दी जा रही है जो किसी अन्य गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। महेंद्रगढ़ नागरिक अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार ने बताया कि दूसरे चरण के तहत 60 वर्ष से अधिक उम्र के 22,000 से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। उन्होंने बताया कि सप्ताह में सोमवार व मंगलवार को मेगा सेशन शुरू किया गया है जिसमें सरकारी अस्पतालों के माध्यम से 51 सेशन और निजी अस्पतालों के माध्यम से 6 सेशन लगाए जा रहे हैं। डॉक्टर अशोक कुमार ने बताया कि सरकारी अस्पताल में ये वैक्सीन मुफ्त लगाई जा रही है जबकि निजी अस्पतालों में ये वैक्सीन के लिए 250 रुपये लिए जा रहे हैं। मेगा सेशन लगाए जाते हैं जिसके अंदर हम 51 जो हैं सेशन पूरे ज़िले के अंदर हमारे जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगाए जा रहे हैं। 6 सेशन हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल जो आयुष्मान भारत के अंदर एम्पैनल्ड हैं उन हॉस्पिटल्स के अंदर लगाए जा रहे हैं। उन हॉस्पिटल्स के अंदर इसके लिए 250 रुपये लिए जाते हैं वैक्सीन एंड डोज के लिए, जबकि सरकारी हॉस्पिटल्स जो सरकारी स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो लगाए जा रहे हैं सेशन वो सारे मुफ्त लगते हैं। और अभी तक हमारे ज़िले की कवरेज लगभग 22,000 टीकाकरण की हो चुकी है। हमें लगभग 98,000 जो 60 साल से ऊपर के मरीज हैं उनका टीकाकरण करना है। वैक्सीनेशन को लेकर बुजुर्गों में भी काफ़ी उत्साह दिखाई दे रहा है। वैक्सीन लगवाने के लिए आए लोगों ने कहा कि वैक्सीन लगवाने के बाद उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि अन्य लोगों को भी वैक्सीन लगवाने के लिए आगे आना चाहिए ताकि मिलकर इस महामारी से लड़ा जा सके। इंजेक्शन लगाया मेरे कोरोना का, हाँ जी, और मैं तो सभी बुजुर्गों से या सबसे कहना चाह रही हूँ कि सभी लगवा लें तो अच्छा, अपनी सुरक्षा में सबकी सुरक्षा है। पहला टीका लगवाया है कोरोना का और मेरे कोई तकलीफ नहीं है और दूसरी मैगजीन भी मैं लगवाऊंगा और कोई घबराने वाली कोई बात नहीं है, सभी को मिलकर लगवा। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क हमेशा सही ढंग से पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और हाथ बार-बार धोएं। नरवाना के एसडी महिला कॉलेज में 3 दिवसीय युवा महोत्सव का आगाज सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ हुआ। महोत्सव के पहले दिन समूह नृत्य से लेकर हरियाणवी एकल नृत्य की प्रस्तुतियां हुई। चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय के उपकुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा ने कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि छात्रों को पढ़ाई के अलावा सांस्कृतिक गतिविधियों में भी जरूर भाग लेना चाहिए। प्रोफेसर सोमनाथ ने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रमों के आयोजन से हमारी संस्कृति को विलुप्त होने से बचाया जा सकता है। ऐसी विधा है जो कि मुझे लगता है हरियाणा की संस्कृति की सबसे प्राचीनतम विधाओं में से एक है और एक बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग सांग के माध्यम से अपने जो फोक के अंदर हमारी जो गाथाएं चलती हैं उनको हम प्रस्तुत करते हैं। इसके माध्यम से हमारे बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार हरियाणा की एक शान समझे जाते हैं वो सब सांग से जुड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह के प्रतियोगिताओं का आयोजन करके हम लोग अपने ये जो विलुप्त होने के कगार पे जो हमारी ये जो पुरानी विधाएं आ चुकी हैं उनको हम दोबारा से जीवंत करने में कामयाब होंगे। महोत्सव में आए युवाओं में भी काफी उत्साह देखने को मिला। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रमों से हमें अपनी संस्कृति के बारे में जानने और समझने का मौका मिलता है। आज करके बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे कल्चर से हम जुड़ रहे हैं और हम अपना दिखा रहे हैं कि हमारे हरियाणा में क्या क्या होता है, ये सब प्रदर्शन कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, पार्टिसिपेट करना बहुत मज़ा आ रहा है, मतलब न्यू गेटअप बहुत अच्छा लग रहा है। हमने ग्रुप सिंगिंग भी की है। अपने आप को खुशी महसूस कर रही हूँ कि मैं यूथ फेस्टिवल में आई हूँ क्योंकि ये मेरा तीसरा
महोत्सव है। उससे पहले भी 2 सालों में हमने फर्स्ट प्राइज़ लिया है। पहले भी हमने यूथ फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किया है यूनिवर्सिटी में जाके, और फर्स्ट टाइम नरवाना एसडी कॉलेज में यूथ फेस्टिवल हो रहा है और मैं क्लासिकल सोलो में पार्टिसिपेट करूँगी। पहले भी मैंने डीडी न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन करके हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। महात्मा गांधी ने पूरी दुनिया को अहिंसा को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना सिखाया। दांडी मार्च उस राजनीतिक प्रयोग का अहम पड़ाव था जिसमें महात्मा गांधी ने यात्रा के दौरान हर सोमवार को मौन व्रत रखा, जो आगे चलकर एक अभिनव प्रयोग साबित हुआ। महात्मा गांधी मौन व्रत रखते थे। रविवार यानी 23 मार्च को समनी पहुंचकर गांधी जी ने 24 मार्च को मौन व्रत रखा। इतिहासकार मानते हैं कि आंदोलन, भीड़ या कहें कि जनता की आवाज सुनने वाले महात्मा गांधी एक दिन का मौन व्रत रख अपनी ताकत और अंतरात्मा की आवाज को सुनने की कोशिश करते थे। गांधी जी के पास तो अनेक लोग आते थे जाते थे, तो उन्होंने ऐसा सोचा कि इससे हर दिन बोलने से शक्ति खत्म होती है, उनको आराम भी नहीं मिलता है, और जो मौन रखे तो उनकी आध्यात्मिक शक्ति भी बढ़ती है। मौन व्रत के बीच भी लोगों के दर्द को सुनने वाले गांधी विशेष परिस्थितियों में लिखकर जवाब देते थे। इतिहासकार यहाँ तक कहते हैं कि सार्वजनिक जीवन गुजारने वाले व्यक्ति का मौन भी किसी राजनीतिक हथियार से कमतर नहीं होता। सिरसा के उपायुक्त प्रदीप कुमार द्वारा जिले में कोविड-19 के फैलाव को रोकने के मद्देनजर उपमंडल स्तर पर कमेटियों का गठन किया गया है। कमेटी में संबंधित उप पुलिस अधीक्षक, चिकित्सा अधिकारी, नगर परिषद के अधिकारियों को शामिल किया गया है। उपायुक्त ने बताया कि ये कमेटियां अपने अपने क्षेत्रों में कोविड-19 हिदायतों की पालना सुनिश्चित करेंगी और नियमित रूप से शहर व गाँव के साथ साथ सार्वजनिक स्थानों पर भी निगरानी रखेंगी। उपायुक्त ने जिलावासियों से आह्वान करते हुए कहा कि वे मास्क को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना जरूर करें। उन्होंने मॉल, सिनेमा, कारखाने, मैरिज पैलेस और सार्वजनिक स्थानों के संचालकों से अपील की है कि वे स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार ही कार्य करें। प्रदेश भर के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में 31 मार्च तक पोषण पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसके तहत महिलाओं को पोषक आहार, शिशुओं के पोषण के बारे में जानकारी दी जा रही है। भिवानी में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा विभिन्न गांव में पोषण पंचायतों का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं को एनीमिया और बच्चों को कुपोषण से बचाव की जानकारी दी गई। भारत सरकार ने बहुत सारी स्कीम चलाई हुई हैं, जिनको हम अपने पोषण पखवाड़ा में भी बता रहे हैं। फिलहाल हमारा पोषण पखवाड़ा चल रहा है 15 से 31 मार्च तक। इसमें हम महिलाओं को, किशोरियों को पोषण के बारे में जागरूक कर रहे हैं। पर डे की अलग अलग विभिन्न स्कीम्स हैं, जिसमें हम पौधारोपण करवाते हैं। कभी हम महिलाओं को मीटिंग लिया जाता है, उनको उनके बच्चों के न्यूट्रिशन के बारे में, जो उनको पौष्टिक बच्चों के खिलाने चाहिए या उनको किस प्रकार उनका वजन ठीक करना चाहिए, इसके बारे में जागरूकता दी जाती है। इसमें हमने गर्भवती औरतों, दूध पिलाने वाली किशोरी लड़कियों और हर सदस्य को इसमें शामिल किया गया है, ताकि सभी को पौष्टिक आहार के बारे में जानकारी दी जा सके। जैसे गर्भवती औरत है, उसको अपने खाने में क्या क्या शामिल करना चाहिए, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध से बड़ी चीजें, मौसमी फल, अंकुरित अनाज और सभी तरह का अपना खाना शामिल करना चाहिए, ताकि वो अनीमिक न हो, उसमें खून की कमी ना हो। लाभार्थी महिलाओं ने बताया कि पहली बार गर्भ धारण करने पर सरकार द्वारा उन्हें 5,000 रुपए की राशि 3 किस्तों के माध्यम से दी गई। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के दौरान कम मूल्य पर आधारित रेसिपी प्रतियोगिता भी करवाई गई और पौष्टिक भोजन के बारे में जानकारी दी गई। बारे में बताया जाता है, बच्चों को किस तरह का पौष्टिक आहार देना चाहिए, बथुआ हुआ, पालक, हरा धनिया, इस तरह की पौष्टिक आहार बच्चों को खिलाने चाहिए और समय समय पर आंगनवाड़ी में बच्चों का और अपना वजन हाइट करवाना चाहिए। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पोषण पखवाड़ा चलाया जा रहा है, जिसके तहत हमें पौष्टिक आहार के बारे में सही जानकारियाँ दी जा रही है, जिसका हम भरपूर लाभ उठा रहे हैं। संतुलित आहार में हमें पत्तेदार सब्जियां, रेशेदार, अंकुरित दालें और अन्य चीज़ों के बारे में जानकारियाँ दी जाती हैं। गर्भवती महिलाओं को भी यहाँ पे जानकारी दी गई है, समय समय पर क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, और यहाँ पे बच्चों को जन्म के बाद टीकाकरण कराया जाए और उनको
प्रधानमंत्री द्वारा जो योजनाएं दी गई है उनका लाभ मिलना चाहिए। यहाँ पर महिलाओं को टीकाकरण के बारे में बताया जाता है और यहाँ पर ये पखवाड़ा योजना चल रही है, हमें उनका लाभ मिल रहा है। महिलाओं को, बच्चों को कितनी बार खाना खिलाना चाहिए इसके बारे में बताया जाता है तथा उनका टाइम पर वजन करवाना चाहिए, उनको क्या क्या खाना खिलाना चाहिए और दिन में कितनी बार खिलाना चाहिए इसके बारे में बताया जाता है। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। उप मुख्यमंत्री ने पंचायती राज संस्थाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली महिलाओं को वुमेन अचीवर अवार्ड से किया सम्मानित। शिक्षा मंत्री ने स्कूलों में कोरोना का केस मिलने पर स्कूल बंद करने के दिए निर्देश। 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाएं होंगी ऑफलाइन। प्रदेश भर में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी। दूसरे चरण के तहत नारनौल में आम जन को लगाई गई वैक्सीन। और नरवाना के एसडी महिला कॉलेज में 3 दिवसीय युवा महोत्सव का हुआ शुभारंभ। छात्रों ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम किए प्रस्तुत। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।